तहलका अंगेज खबर, कामरान टेसोरी को एक बड़ा ओहदा दे दिया गया है। कौन सा ओहदा दिया गया है? दूसरी अहम बड़ी और तहलका अंगेज वो भी खबर है। आज कराची शहर में जगह जगह डंपर किसने रोके हैं, क्या धमकियां दी गई है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि क्या कल गवर्नर हाउस पर कोई बड़ा मुजाहिरा होने वाला है और गवर्नर हाउस का घेराव किसने करना है। आज कराची शहर में किसने एहतजाज किया है, और उससे बड़ी अहम खबर, सिर्फ 6 लोगों की एमक्यूएम बाकी रह गई है। बाकी सब लोग कहां गायब हो गए हैं, यह भी खबर आज का हिस्सा बनेगी। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। मैं बड़ी बड़ी और अहम खबरों से पहले आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं। कल हमने आपसे कहा था कि डंपर, ये कातिल डंपर कराची शहर में जिस तरीके से राज कर रहे हैं और जो कत्ल पर कत्ल किए जा रहे हैं और उसमें कोई नहीं पकड़ा जा रहा, उसके हवाले से मैंने कल एक खबर दी थी आपको। आज हमारी वो खबर बिल्कुल ठीक साबित हुई है। पहले जरा इस खबर को देखिए मैंने क्या दी थी और उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। दिन दिहाड़े ये डंपर्स मुख्तलिफ शहरियों की जाने ले रहे हैं, यहां तक कि बसें जमकर ट्रैफिक का निजाम ना होने के बराबर है और ऐसा लगता है कि यहां पर हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। कल जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, सिर्फ और सिर्फ कल के दिन के अंदर छह अफराद की जो वाकया पेश आया, इसमें जहाबाक होने का मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा के अंदर, और वो डंपर और वो हैवी ट्रैफिक की वजह से ही हुआ है। जी हाँ, कल हमने आपको ये खबर दी थी कि कुछ ऐसा मामला होने वाला है। आज कराची शहर के 12 मकामात पर, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की तारीख याद रखिएगा कि आज है 7 फरवरी, और हमने खबर आपको दी थी 6 फरवरी को। 7 फरवरी को कराची शहर के 12 मकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर न सिर्फ डंपर्स रोके गए, जिसमें शाहराए कायदीन, शाहराए पाकिस्तान, जिसमें सुरजानी का इलाका, जिसमें मलीर, जिसमें कोरंगी, जिसमें लांढी, और शहर के 12 मकामात पर हुआ यह है कि वहां पर लोगों ने बाकायदा डंपर्स को रोका है। दिन के वक्त डंपर, आईजी का हुक्म था कि डंपर्स नहीं निकलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी डंपर्स निकलते रहे। और वहां पर आज कराची के शहरियों ने, मैं आपको ये फुटेजेस दिखा रहा हूं, फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि बाकायदा वहां पर डंपर्स को रोका और उनकी हवा निकाल दी। यानी कि हवा निकालने से मुराद है उन कातिल डंपर्स की जो टायर्स से उनकी हवा निकाल दी गई। और इसमें अहम किरदार जिसका अदा होता है वो है महाजिर कौमी मूवमेंट, यानी आफाक अहमद की जमात का। आज उन इलाकों के अंदर के जहां पर आमतौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि महाजिर कौमी मूवमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन उन तमाम जगहों पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, कोरंगी, लांडी, मलीर तो उनके पास है ही, लेकिन उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी इन कई लोगों ने वहां पर, जो इनके लोग थे, उन्होंने वहां पर मुजाहिरे किए और इतलात ये मिल रही है कि वहां पर बाकायदा डंपर्स को रोक दिया गया। वो गैर कानूनी डंपर्स जिनका दिन में गुजरना मना है, लेकिन उसके बावजूद भी गुजरते हैं, उनको न सिर्फ रोका गया बल्कि उनकी टायर की हवा भी निकाली गई है। और उसके बाद जाहिर शहर में एक लहर सी दौड़ पड़ी है कि आखिर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से लिखे जाने वाले खत के बावजूद आईजी सिंध की तरफ से और पुलिस की तरफ से अभी तक इस हवाले से कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। दूसरी तरफ कामरान टेसोरी साहब की तरफ से भी ऐलानात किए गए थे, लेकिन ताहाल कुछ नहीं हो सका था और अब यह मामला संगीन नोयत इख्तियार करता जा रहा था, जिसके बाद यह सब कुछ आज देखा गया। अब इस हवाले से हमारे पास एक और इतला भी आ रही है, और वो भी बहुत अहम इतला है और बहुत अहम इतला है। कुछ जगहों पर यह खबर चल रही थी कि क्या कल, यानी कि 8 तारीख को गवर्नर हाउस का घेराव किया जाने वाला है। ये आप देखिए, ये खबर चल रही थी कि जिसमें कहा गया था कि महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ से 8 तारीख को ये हो रहा है। अब हमने इस हवाले से राब्ता किया और हमारे पास क्योंकि कुछ और मालूमात भी थी, तो हमने राब्ता कर महाजिर कौमी मूवमेंट के जराए से ये बात मालूम करने की कोशिश की कि एकदम से इतनी एक्टिविटी क्यों हो चुकी है। और 8 फरवरी को तो जमात इस्लामी के साथ साथ तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, तमाम जमातें अलहदा अलहदा, लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा, अलहदा अलहदा मुजाहिरे कर रही है। तो क्या एमक्यूएम, महाजिर कौमी मूवमेंट, हकीकत यानी आफाक अहमद साहब भी किसी अलायंस के हिस्से के तौर पर ये मुजाहिरा कर रहे हैं, और क्या गवर्नर हाउस की तरफ ही मुजाहिरा कर रहे हैं?
हमें चाहिए थी खबर, हमने निकाली खबर और खबर आपको मैं दे रहा हूं। बिल्कुल 8 फरवरी को यह मुजाहिरा हो रहा है, लेकिन यह मुजाहिरा गवर्नर हाउस की बजाय गवर्नर हाउस की रोड पर यानी कि प्रेस क्लब की तरफ हो रहा है। अब इनका रुख अगर गवर्नर हाउस की तरफ हो जाता है तो वह एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त इस मुजाहिरे की जो इत्तलात हम तक मिल रही है, यह मुजाहिरा मुमकिन तौर पर प्रेस क्लब पर हो रहा है। लेकिन हो क्यों रहा है? सवाल है हो क्यों रहा है? सही है। आज डंपर के हवाले से मैंने आपको कहानी बता दी कि पूरी क्या हुई है। उसके बाद क्या ये डंपर माफिया के हवाले से हो रहा है? ये मिक्स हो रहा है, मिक्स इस हवाले से हो रहा है क्योंकि इनका मेन मतलब यह है कि 8 तारीख को पूरा 1 साल मुकम्मल हो रहा है और महाजिर कौमी मूवमेंट यानी आफाक अहमद साहब का मौक़िफ़ ये कि जिन जिन नशिस्तों पर ये खड़े हुए थे, खासतौर पर कोरंगी, लांडी, मलीर की सीट्स पर, इन सीट्स पर इनके लोग अक्सरियत में जीत चुके थे, लेकिन बाद में नताइज को तब्दील किया गया और वो जगहें बाद में MQM पाकिस्तान को मिली है। तो इस हवाले से वो धांधली के खिलाफ मुजाहिरे का उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन इसके साथ साथ डंपर माफिया भी का सिलसिला शुरू हो चुका है और सारे सिलसिले शुरू हो चुके हैं। तो इस हवाले से वो मुजाहिरा कर रहे हैं। ये इत्तलात मैं आपको दे रहा हूं। अब मसला यह है कि 8 फरवरी को ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को रोका जाएगा। और जब तहरीक इंसाफ को रोकने की बात आ रही है तो वहां पर मुजाहिरा करने के लिए सबको रोका जाएगा। तो सबको रोकने में अब महाजिर कौमी मूवमेंट का क्या बराह रास्त तसादुम हो सकता है या नहीं हो सकता है, और पुलिस और इंतज़ामिया फिर क्या करेगी, ये कल पर छोड़ते हैं। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक के जो आफाक अहमद साहब के स्टेटमेंट्स आए हैं वो मौजूदा मुक़तदरा कुव्वतों के लिए इतने सूटेबल नहीं रहे। सही है, तो उनके लिए ज़ाहिर है वो पहले भी कह चुके कि उनको किस तरीके से रात में उठा लिया गया था इसी 1 साल के अंदर अंदर। तो अब वो क्या मामलात होंगे, उनके लिए मामलात आसान होंगे या नहीं होंगे, ये भी कल की बड़ी तहलका अंगेज़ खबर होगी और इस खबर पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये तफसीलात बता दी है। अब आइए बड़ी खबर की तरफ, एक और बड़ी खबर की तरफ। ये लिस्ट ज़रा देखिए, ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा इस लिस्ट को गौर से देखिए। इस लिस्ट में MQM के मुतालिक जो बातें कही जा रही थी कि जनाबे वाला MQM में तंजीम साजी, वो वाली तंजीम साजी नहीं, एक तो तंजीम साजी वो तलाल चौधरी कर रहे थे, याद है ना, वो एक खातून से मिलने के लिए गए थे, उनके भाइयों ने मारा पीटा था, वो कह रहे किस लिए गए थे, रात को 3 बजे, बोला तंजीम साजी के लिए गए थे। बोला वो चक्कर तो नहीं है, नहीं वो चक्कर नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ चेयरमैन का ओहदा है और नीचे कोई ओहदा नहीं है, उन ओहदों की तकसीम हो गई है। मगर हैरत अंगेज तौर पर मैं आपको बहुत बड़ी इतला दे रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि MQM में कहतुल रजाल का मतलब समझते हैं आप? कहतुल रजाल एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जिसका मतलब ये होता है कि ऐसा कहत पड़ चुका है कि कोई बात करने वाला नहीं है, ऐसा कहत पड़ चुका है कि कोई सुनने वाला नहीं है। इसको कहते हैं कहतुल रजाल, कि कोई आप बात करना चाहते हैं लेकिन कोई बात करने वाला नहीं, आप बात सुनना चाहते हैं लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। तो कहतुल रजाल की कैफियत हो चुकी है। और MQM के जिसके तंजीमी स्ट्रक्चर पर यह बात कही जाती थी कि एक बहुत बड़ा तंजीमी स्ट्रक्चर होगा, उसका तंजीमी स्ट्रक्चर कहां पर आकर रुका है, इस खबर को मैं देने वाला हूं, बड़ी ब्रेकिंग। लेकिन उससे पहले एक और ब्रेकिंग सुनेंगे, आइए देखते हैं। यह ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कामरान टेसोरी साहब जो कि गवर्नर सिंध हैं, क्या वो अपने ओहदे को छोड़ रहे या उनको कोई नया ओहदा मिल गया है। इस खबर की अब तक तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रही है। जरा इसको देखते हैं कि ये मामला क्या है। गवर्नर के लिए ये जरूरी होता है कि वो किसी भी तंजीम का कोई ऑफिशियली ओहदेदार नहीं होता, ऑफिशियली ओहदेदार नहीं होता है, बल्कि वो अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा देता है, चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो सदर पाकिस्तान हो। लेकिन हमारे यहाँ कहाँ ऐसा देखा जाता है। अब मसला ये हुआ है कि MQM के अंदर जहां पर कामरान टेसोरी साहब की कोई पोजीशन नहीं थी, वहां मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं। उस लिस्ट में देखिए, आपको बड़ी तहलका अंगेज़ खबर दे रहा हूं। ये लिस्ट बाकायदा MQM के दफातर पर न सिर्फ चिस्पा की गई है बल्कि अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर की गई है। इसमें जरा देखिए, आप देखिए नंबर 16 पर आ रहा है सूबाई पार्लिमानी उमूर यानी MPS के मामला आप देखा करेंगे कामरान खान टेसोरी साहब। कौन देख रहा है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों? खबर दे रहा हूं आपको, खबर दे रहा हूं। गवर्नर सिंध को अब ये खबर कई मायनों से, एक तो वो गवर्नर सिंध, फिर ये पार्टी का ओहदा। अब इस पर दूसरा नुक्ता देखिए, अहम MPS को कंट्रोल करने के लिए कामरान टेसोरी साहब का नाम है, यानी MPS को कंट्रोल करना या MPS को डायरेक्शन देने के हवाले से। हम आपको प्रोग्राम में एक बार फिर बता देते हैं कि जरा सा इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये बार बार चल रही है कि कामरान टेसोरी को ये ओहदा दिया जा रहा है। अभी तक इसकी तरदीद नहीं आई है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही है, तस्दीक नहीं हो सकती।
ये एक बड़ा अहम मामला। और इसी में पार्लिमानी लीडर के हवाले से एक बड़ी मीटिंग हुई थी। आपको याद है कि उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब बार बार ये एतराज़ कर रहे थे कि जनाब हमारा पार्लिमानी लीडर का नाम नहीं आ रहा। उसके बाद 31 जनवरी को, चेयरमैन तो अब कोई है नहीं, नाम के चेयरमैन है क्योंकि वो जो ऑफिशियली कागजात में वो तो उनका नाम कन्वेनियर है, तो उनकी तरफ से एक लेटर निकाला गया था कि जिसमें बाद में पार्लिमानी लीडर्स का नाम दिया गया था। और इस मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि कामरान खान टिसोरी साहब शामिल थे। अब ये जो मामला हुआ है इसमें कामरान खान टिसोरी साहब को एमपीएस का दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया है? खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास ये ओहदा क्यों नहीं रखा गया, या फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये क्यों नहीं दिया गया, इन सबको क्यों नहीं दिया गया, ये एक दूसरा बड़ा सवाल है। अब आइए अब एक और खबर देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जिस खबर को मैंने रोक दिया था जरा देखिए। ये एमक्यूएम की तरफ से लिस्ट दी गई है। मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था कहतुल रजाल हो गया है कि ना कहने वाला ना सुनने वाला। अब इसमें टोटल 25 डिपार्टमेंट्स हैं, 25 शोबाजात हैं एमक्यूएम के। आपको 25 शोबाजात के लिए 25 लोगों की तो जरूरत कम से कम पड़ती है ना, कि हर शोबे को देखने के लिए एक इंचार्ज होना चाहिए। अब इसमें क्या लिखा गया है जरा देखिए, बड़ी अहम बात देखिए। ऊपर लिखा गया है अराकीन मरकजी कमेटी में शोबाजात की तकसीम, जो तकसीम किया गया है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी चेयरमैन, और साथ लिखा गया है चेयरमैन भी शायद हमारे यहाँ अंग्रेजी का वर्ड उर्दू में, उर्दू जबान को अपने आप को बड़ी महारत तस्वुर की जाती है, किन तरह से चेयरमैन की स्पेलिंग देख लीजिए गलत लिखी हुई है। फिर देखिए कन्वीनियर वो भी गलत लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद लिखा हुआ है तमाम तंजीमी और पॉलिसी उमूर की निगरानी करेंगे, यानी कि तमाम पॉलिसी की निगरानी कौन कर रहा है ये। अब सीओसी मेंबर्स कौन है जरा सा देखिए। अब इन 25 जो डिपार्टमेंट शोबाजात दिए गए हैं उसमें कुल अफराद की तादाद 8 है। कुल कितने अफराद है? 8, यानी 25 डिपार्टमेंट दिए गए हैं सिर्फ 8 अफराद को। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सीओसी डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, सैयद अमीनुल हक, सही है भाई। सिंध तंजीमी कमेटी अहमद कायम खानी, सैयद अमीनुल हक, रिजवान बाबर नया नाम नहीं है, एमक्यूएम के एडमिन के मामला देखते रहें। लेबर डिवीजन सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सैयद फैसल सब्जवारी, रिजवान बाबर। अब लेबर डिवीजन में फैसल सब्जवारी का क्या काम है, लेकिन आजकल क्योंकि करीब है, कहीं और करीब आए तो दोबारा से करीब आए, सही है। शोबा खवातीन नसरीन जलील, अनीस अहमद कायम खानी, कैफुल वरा। यूथ फोरम सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद फैसल सब्जवारी। अच्छा भाई। बिजनेस फोरम सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद फैसल सब्जवारी। अच्छा भाई। सोशल मीडिया सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, फिर वही नाम। एडमिन कैफुल वरा, रिजवान बाबर। लीगल एड फोरम अनीस अहमद कायम खानी, कैफुल वरा, रिजवान बाबर, सही है। शौदा और असीरान और लापता अनीस अहमद कायम खानी, कैफुल वरा। उलमा और मजहबी कमेटी अनीस अहमद कायम खानी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, कैफुल वरा। तमाम शोबाजात को आप उठा के देख लीजिए, आपको कोई नवा नाम नहीं मिलेगा। और नवा तो पंजाबी में कहता है नवाया है सोनिया, तो कोई नवा नहीं आया, सही है। और जो तंजीम का पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब आप ये देखिए कि पहले होता यह था कि एमक्यूएम में मुख्तलिफ हर एक लोग होते थे, अब ये सिर्फ चंद लोगों तक ये मुहित क्यों रखी गई है, ये बड़ा सवाल। अब इसका सवाल की कुछ वजूहत है। क्या कहतुल रजाल है? इस कहतुल रजाल की अभी तक तस्दीक या तरदीद नहीं हुई है, लेकिन लगता यूं है कि शायद ये सच हो, क्योंकि अभी तक इसकी कोई तरदीद नहीं की गई है। क्या कहतुल रज्जाल इतना शदीद हो चुका है, या फिर ये इख्तलाफात है, या क्या मामला है। लेकिन इस वक्त इस लिस्ट के आने के बाद आप देखिए सेंट्रल सीओसी के अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब नहीं बल्कि अनीस कायम खानी साहब हैं, सही है। एक ओहदा रह गया है, चंद ओहदे बड़े अहम रह गए, वो है सेक्रेटरी जनरल। अगर चेयरमैनशिप के सिस्टम की तरफ आप जाते हैं या राब्ता कमेटी की तरफ जाते हैं आप, तो फिर सीनियर मेंबरान कौन से, ये वो लिस्ट है कि जो ये जाहिर करती है कि जनाब चलिए ये बात मान ली गई कि एमक्यूएम में अब काम की तकसीम हो चुकी, लेकिन काम की तकसीम का जो जायचा बनाया गया है वो बड़ा अजीब व गरीब है। खैर अब ये एमक्यूएम की अपनी मर्जी है, वो अपना स्ट्रक्चर किस तरफ लेकर जाना चाहती है, या उनके लोग खुद एक दूसरे पर एतबार नहीं कर रहे, या वो एक दूसरे पर एतबार नहीं कर रहे। वो जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कहा करते थे कि हमें तंजीमी मामलात से लेकर हमें पार्लियामेंट तक हमें नौजवानों की ज़रूरत है, वो इसी तरीके से बात करते हैं ना, हमें नौजवानों की ज़रूरत है, तो वो नौजवान कहाँ पर नापायद है। अब तो कुछ कर लीजिए। खैर एमक्यूएम जिसके मुतालिक कहा जाता था कि वो तमाम के तमाम नौजवानों पर मुश्तमिल और यंग ब्लड को हमेशा लेकर आती है, इस पूरे सेटअप के अंदर ये बात देखी गई है कि अब को एमक्यूएम को फ्रेश होने की जरूरत। एक बड़ा ज़बरदस्त, हम जब अपनी सियासत क्या करते थे, अपने मामलात देखा करते थे, तो उस ज़माने में हमें एक किताब ज़रूर पढ़ाई जाती थी, वो थी मैक्सम गोर्की की किताब माँ।
और माँ किताब के अंदर ये बात ज़रूर लिखी गई थी कि बहुत सारे निज़ाम को नया करने के लिए, इनकलाब या रेवोल्यूशन के लिए सारे चेहरों को तब्दील करके यंग ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये यंग ब्लड यहाँ पर नापैद नज़र आ रहा है। खैर, ये यहाँ तक खबर हो गई। ये दूसरी बड़ी खबर हो गई। तीसरी बड़ी खबर हो गई। एक और खबर देता हूँ आपको। क्या मौलाना फजल रहमान साहब का अब इमरान खान की तरफ झुकाव नहीं हो रहा है और इमरान खान और इन सब का जो एक अलायंस बन रहा था वो कहाँ पर पहुँचा है? जादूगरनी खबर लेकर आई है और बड़ी ही मुस्तनद ज़राए से खबर लेकर आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब का एक जुमला, मैंने इसमें जादूगरनी से पूछा कि भाई ये मौलाना साहब से शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकात कर रहे हैं, मौलाना साहब मुश्तरका पाल जो अपोजिशन है उसकी लोगों के साथ भी खिताब कर रहे हैं, तो आखिर ये चक्कर क्या है? उन साहब का ताल्लुक एक बहुत 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 अहम खबर का सोर्स है, बल्कि वो बहुत बड़ा सोर्स है। उन्होंने मुझे एक मुहावरा, एक वाक़या बताया। उन्होंने पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान साहब मुख्तलिफ जगहों के दौरे पर थे और उन्होंने एक बात कही थी कि जनाब मैं वाहिद मौलाना हूँ कि जो 2 कश्तियों पर पाँव रख कर किनारे लग गया। तो मौलाना फजल रहमान साहब इस बार फिर 2 कश्तियों पर पाँव रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मौलाना साहब ये समझते हैं कि वो इस बारे में फ़नकार हैं, इस बारे में वो फ़न जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें 2 कश्तियों में पाँव रख कर आगे बढ़ना है। तो मैंने पूछा, सरकार तो फिर इसमें खान साहब का क्या होगा, फिर मौजूदा हुकूमत का क्या होगा? उन्होंने कहा टाइम किलिंग पॉलिसी, वक्त क्या ज़िया, और दोनों तरफ से लोग मशगूल रहेंगे। मैंने कहा तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अपोजिशन का बहुत बड़ा इत्तेहाद बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली दूरस्थ तहरीक इंसाफ अपनी मुकम्मल कोशिश कर रही है कि खान साहब की रिहाई के लिए की जाए, लेकिन लगता यूँ कि ख़ुद तहरीक इंसाफ ये नहीं चाह रही कि खान साहब बाहर आए। खान साहब की दिली ख्वाहिश के फ़ौरन जल्द से जल्द बाहर आया जाए। अब इस सारी सूरत हाल में ये अफवाहें भी गर्दिश करना शुरू हुई कि जनाब अगर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आती है, और ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि जनाब फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन करवा दिए जाए, इस इलेक्शन को कलअदम करा दिया जाए। देखिए 1 साल मुकम्मल हुआ है तो अभी आपको एक गर्माहट का एहसास होगा। अगर यहाँ पर आपको याद है जब पिछली बार मुद्दत ख़त्म हुई और इंटर्म गवर्नमेंट आई थी ना, तो उसने 3 महीने में इलेक्शन करवाने की बजाय इस इलेक्शन के प्रोसेस को कम अज़ कम, आपके सामने बात मौजूद होगी कि उन्होंने 7 महीने ले लिए। 7 महीने बाद इलेक्शन हुए, 3 महीने की बजाय 7 महीने इलेक्शन हुए। अदालतें हो, अवाम हो, सियासी जमातें हो, कोई कुछ कर सका? नहीं कुछ कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका। सही है। तो मेरे भाई मुझे ये बताएं कि अगर अगर इस हुकूमत को हटाकर ये बात कही जा रही है कि नया इलेक्शन करवाया जाए, इस बात की गारंटी क्या है कि नया इलेक्शन होगा और वो 7 महीने में होगा? देखिए इस वक्त जो माशी पॉलिसी है या जो इस वक्त सारे मामलात हैं वो पाकिस्तान के बड़े ही मुक़्तदरा क़ुव्वतों के हाथ में है, और मुक़्तदरा क़ुव्वतों के हाथ में, और कोई भी इस वक्त सिस्टम को डीरेल करने की तरफ नहीं जाएगा, और वो नहीं चाहेगा कि कोई नई हुकूमत आए और जो कुछ भी उन्होंने अभी तक किया है वो तमाम का तमाम ख़त्म हो जाए। कम अज़ कम 2027 तक तो ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नज़र नहीं आता है कि कोई अपने ही बनाए हुए घर को रोंद कर चला जाए, ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब इंटर्म गवर्नमेंट और फिर ये इलेक्शन की बात होगी, ये फ़िलहाल देखिए मैं बड़ा ही रियलिस्टिक आदमी हूँ ना, मैं हकीकत पर बात करता हूँ, और हकीकत है क्या है, जो ख़बर मेरे पास आती है जादूगरनी से वो कन्फर्म आती है, इसका ताल्लुक़ किसी से झुकाव या किसी से बात नहीं होती। इस वक्त सिस्टम डीरेल होने की जो भी अफवाहें, जो भी बातें आ रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बाज़गश्त है। ख़बरों की तरफ मैं तज्ज़िये की तरफ चला जाऊँगा, मैं तज्ज़िये पर इस वक्त बात नहीं करना चाहता, मैं तज्ज़िया फिर कभी आपको दे दूँगा, लेकिन मैं ख़बर की बुनियाद पर बात कर रहा था। अच्छा ये मैं एक और ख़बर की तरफ चलते हैं, और फिर ताकि वक्त कम है मेरे पास और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। हमने सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला ने हमें ये हिम्मत दी है कि हम वाहिद लोग हैं कि जिन्होंने पीका कवानीन को अदालतों में चैलेंज किया। हमने बाकायदा पीका कवानीन को अदालत में चैलेंज किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज इसकी पहली समाअत थी, और जज साहब ने तो कहा कि भाई ये तो अथॉरिटी की मर्ज़ी होती है। जज साहब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा लेकिन आप मज़ीद दलाइल दीजिए, उसके लिए हमें पीर तक का वक्त दिया है, और पीर तक हमें मज़ीद दलाइल देने कि जिसके बाद हमारे वकील साहब ये दलाइल देंगे कि जनाब वो बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई आज तक पीका के हवाले से कोई उस पीका एक्ट पे लोगों के कोई केस तो बने नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि कल मानसेरा के अंदर एक जलसे से खिताब
पर या वहाँ पर तकरीर के दौरान कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि जिस पर पीका का कानून लागू हुआ है। और पीका के कानून की हम सिर्फ इसलिए मजम्मत नहीं कर रहे कि हमारा ताल्लुक जो है वो सहाफ़त से या सोशल मीडिया से, बल्कि पीका की सिर्फ और सिर्फ इसलिए मजम्मत कर रहे हैं या इसको नामंजूर कर रहे हैं क्योंकि इसमें चीज़ें डिफ़ाइन नहीं हैं। फेक लफ्ज़ इस्तेमाल में कर रहा हूँ, फेक यानी कि झूठी, फॉल्स यानी कि फेक का मतलब है जाली, फॉल्स का मतलब है कि गलत। इनकी डिफाइन नहीं किया गया है कि फेक आप किसे कहते हैं, फॉल्स आप किसे कहते हैं, किस तरीके से आप उसको डिफाइन करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कराची शहर का कल का वाक़या आपको बताता हूँ, कल नहीं परसों का, 7 तारीख या 5 तारीख का वाक़या बताता हूँ। कराची के इलाके गार्डन में फवारा चौक के पास मंजर ये देखा गया कि एक गाड़ी में से एक लड़की ने छलांग लगाई जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी, और ऐन उसी वक्त उसके पीछे एक स्कूटर आकर रुकती है जिसमें एक खातून और एक मर्द होते हैं। वो ये कहते हैं कि ये हमारी बेटी है और इसे अगवा करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक मैसेज चलना शुरू हो जाता है कि भाई कराची में लड़कियों को अगवा किया जा रहा है और बच्चियों को अगवा किया जा रहा है और इसका मंजर गार्डन में देखा गया। ये फेक नहीं है, ये फेक नहीं है, ये ऐसा हुआ, लेकिन ये सच भी नहीं है। ये सच भी नहीं है, क्यों सच नहीं है? अब जरा सा बात को देखिए। देखिए, दो लफ्ज़ होते हैं, एक होता है रियलिटी यानी कि हकीकत, और एक होता है सच यानी कि ट्रूथ। सच और हकीकत में फ़र्क होता है। अब आप कहेंगे यार ये क्या बात हो गई कि जनाब ये किस तरीके से बात कर रहे हैं आप कि सच और हकीकत में। हकीकत ये नहीं थी, हाँ सच ये ज़रूर था, क्योंकि उन लोगों ने वो वाक़या देखा और उस वाक़े की बुनियाद पर यह कह दिया कि हाँ भाई लड़कियों को अगवा किया जा रहा था। ये उनकी नज़र का सच है। हकीकत ये थी कि जब पुलिस के पास ये केस गया तो पता चला कि दर हकीकत ये दोनों जो मर्द और औरत थे जो स्कूटर में मौजूद थे, ये दोनों जो है वो मियाँ बीवी थे। वो जो लड़की थी वो उस मर्द की सौतेली बेटी थी। जिस शख्स ने अगवा करने की कोशिश की वो उसका बाप था, यानी कि बाप ने उसको अगवा करने की कोशिश की ताकि वो लेकर जाए। अब वो अगवा कर लीजिए, आप कोई भी वारदात कर लीजिए, रियलिटी ये थी। लेकिन क्योंकि आपको आधी इंफॉर्मेशन होती है और उसकी बुनियाद पर आप अपना सच को खुद तस्वुर कर लेते हैं कि सच है। मिसाल के तौर पर एक सच देखिए ना, सच हर एक का अलग अलग होता है। अब किसी के लिए, वो पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम भी किया था कि भाई किसी के लिए महमूद गजनवी हीरो होगा, किसी के लिए महमूद गजनवी विलन होगा, दोनों का अपना अपना सच है। लेकिन हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए हमें उस वक्त के मामलात और इस चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसको कहता है कि आपको बड़ा हकीकत पसंद होना चाहिए। और हकीकत जब आप हकायक देखते, अब इसी तरीके से जो फेक, उसको फेक नहीं कह सकते थे जो मैसेजेस चले, लेकिन हो सकता है कि भाई इसने खबर चलाई कि शहर में अगवा की वारदातें हो रही हैं, सब अपने अपने बच्चों को महफूज रखे, तो क्योंकि इसने ये फेक कह दिया इसको पकड़ ले। ये नहीं हो सकता ना, ये मतलब उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से कहीं पर भी आधी मालूमात की बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि जनाब ये बात ऐसे हुई है या ऐसे नहीं हुई है। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला हम सबको हिम्मत दे। हमने पीका के हवाले से बात ये कही है कि इससे हर आम आदमी मुतासिर होगा, क्योंकि ये जर्नलिस्टों पर नहीं लग रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई इस बात पे नहीं। जर्नलिस्ट तो अपनी खबर की तस्दीक करके, मैं आज तक आपको जो खबर देता हूँ वो तस्दीक की बुनियाद पर देता हूँ। मसला है कि ये पीका का ऑर्डिनेंस जो है ये इस्तेमाल हो रहा है आम आदमी के लिए, और आम आदमी जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सब इस्तेमाल करता है, वो किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड करता है तो उस पर वो उसको अपने हिसाब से सच समझता है, और जब वो सच समझता है तो उसको पेशता है तो उसको कहता है कि तो आपने गलत कर दिया। किसी ना किसी को बुरी बात लगती है। और अभी तक ये जिन जिन जगहों पर जिन जिन लोगों को इस हवाले से गिरफ्तार किया गया है वो आम लोग हैं, आम लोग हैं। बात को समझिए। और इन सब पर सिविल मुकदमे की बजाय इन पर फौजदारी क्या क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर लग रहे हैं। तो मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो कोर्ट के अंदर या यहाँ पर वो जर्नलिस्ट के तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये आम आदमी की लड़ाई है, क्योंकि अब तक इससे जो मुतासिर हुए हैं वो आम आदमी हुए हैं। वो किसी भी नज़रियात के लोग हो सकते हैं, किसी भी सोच के लोग हो सकते हैं, या किसी भी ख्यालात के लोग हो सकते हैं, वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो ये लड़ाई बेसिकली जिसे जर्नलिस्ट की लड़ाई करार देकर उसको अलग किया जा रहा है, जर्नलिस्ट की लड़ाई नहीं बल्कि हर आम आदमी की लड़ाई है। आप सबकी लड़ाई है जो इस वक्त यूट्यूब देख रहे हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, स्नैपचैट इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। हमें आप सबकी ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पीका ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जो हम गए हैं अदालत के अंदर, और आज आपने तमाम टीवी चैनल्स को भी देखा होगा, तमाम ने हमारी हेडलाइंस इस हवाले से चलाई, तमाम अखबारात में हमारी खबर ये लगी है कि हमने इसको किया है। सिंध के अंदर हम ही उठें, देखिए हम अच्छा वो वाला उठें, उठने से मुराद जहाँ उठ भी चुके हैं सही है लेकिन ये उठने से मुराद ये कि जनाब हम ही ने आवाज़ बुलंद की है। हमें आपकी साथ की ज़रूरत है, क्योंकि इससे हर आम आदमी मुतासिर होगा।
कुछ नहीं मालूम कि किसको क्या बात बुरी लग जाए। और अब देखिए, हम सहाफ़ी, हमें मालूम है कि लफ्ज़ों का चुनाव किस तरह करना है, हम फिर भी निकल जाते हैं। आम आदमी फंस रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस केसेस में फंसेंगे। मत पूछिए कौन कौन लोग इसमें फंसेगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन खैर, ये बात हो गई। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। मुझे कुछ और ख़बरों पर बात करनी थी, मेरे पास कुछ और भी बड़ी बड़ी ख़बरें थी, लेकिन मैं माज़रत चाह रहा हूँ कि इस वक्त मैं बात नहीं कर सकता। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।